ये बेसिकली होता है एलएलबी के बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से जो जाते हैं या इंडिया से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं या सिंगापुर से आते हैं, उनके लिए ड्यूरेशन यू हैव टू डू इट इन 1 ईयर। 1 ईयर। ऑन द अदर, एक तो एलएलबी एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बार जो है वो एक वोकेशनल क्वालिफिकेशन, वो प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन है। बार में आपको सारे वो स्किल्स सिखाए जाते हैं जो आपको प्रैक्टिस में जिनकी ज़रूरत हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एज सच स्कॉलरशिप्स नहीं है बार के लिए। अच्छा। एलएलएम की काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन बार के लिए नहीं। हाँ, बार इटला के 20,000 पाउंड तक सिर्फ फीस होती थी। सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम है, ये है क्या चीज़? क्योंकि आप खुद इसका एक हिस्सा भी रह चुका है और एज अ कोऑर्डिनेटर भी आपने काम किया हुआ है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपके डिग्री पे इट्स बेसिकली इनकरेज, दे आर ट्राइंग टू इनकरेज फ्रेश ग्रेजुएट्स। वेरी ट्रांसपेरेंट, मेरे टाइम पे तो इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट। इंटरव्यू में आपको बेसिकली 2 जजेस इंटरव्यू करते हैं, एक भी हो सकता है लेकिन कमेटी 2 जजेस की होती है। एक्सटेंडेबल होता है अगर जज साहब चाहे। टाइम पे स्टाइपेंड वाज 60,000 पर मंथ और आजकल आई बिलीव इट्स 90,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट कानूनी जरगा। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द बार एट लॉ, इसकी प्रोसीजर क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम के बारे में हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर सरवर मुज़फ़्फ़र शाह साहब, जो कि ख़ुद बैरिस्टर भी है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप की प्रोग्राम का एक अहम ओहदे पर भी रह चुका है, एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर चुके हैं। इन टॉपिक्स पे तफसीलन बात करते हैं। सर, आई वेलकम यू टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? आई एम वेल, वेरी वेल सर। सर, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये होगा कि व्हाट इज़ द बार एट लॉ? बार एट लॉ है क्या चीज़, और इसके बारे में जो लोगों का जो मिसकंसेप्शन है वो किस तरह करेक्ट कर सकते हैं हम? बार एट लॉ बेसिकली हम जिस टाइम हमने किया था उस टाइम पे इसको कहते थे बार ट्रेनिंग, बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स, BPTC। आजकल इसको कहते हैं बार ट्रेनिंग कोर्स, BTC। ये बेसिकली होता है LLB के बाद। अगर आपने इंग्लैंड से LLB किया है या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की का प्रोग्राम किया है एक्सटर्नल पाकिस्तान में जो प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट एकेडमीज़ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो बेसिकली अब कोर्स क्या है? कोर्स ये है कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। आप इसमें आपको सिखाया जाता है कि जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और उसको पहले आपको सिखाया जाता है और उसको पॉलिश किया जाता है। पाकिस्तान में ये अवेलेबल एज सच नहीं है, और जिसने लोकल LLB किया होता है वो डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होता। अच्छा। लेकिन जिस बंदे ने या इंग्लैंड से LLB किया होता है या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक्सटर्नल प्रोग्राम किया होता है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो बंदा सर यहाँ से मतलब लॉ करता है तो इसके लिए फिर क्या रिक्वायरमेंट्स है? समवन वांट टू गो अब्रॉड फॉर बार एट लॉ, तो फिर इसके लिए उसके लिए LLM और करना लाजमी है? ये एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा। क्या आप यहाँ पे LLB करेंगे और फिर यू विल गो टू इंग्लैंड एंड गेट यू सेल्फ एडमिटेड इन LLM और आप उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे? नो, LLM इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। LLM आपको एलिजिबल भी नहीं करता। क्या आपको एलिजिबल करता है? जो बार स्टैंडर्ड बोर्ड है इंग्लैंड का, उसमें उनका वो कहते हैं कि बार एट लॉ के लिए या BTC के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे, आपके लिए क्वालिफाइंग लॉ डिग्री चाहिए। क्वालिफाइंग लॉ डिग्री क्या है? क्वालिफाइंग लॉ डिग्री वो है जिसमें आपने बार स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो मॉड्यूल्स बताए हों वो सारे मॉड्यूल्स, कोर मॉड्यूल्स आपने पढ़े हों उस LLB में। अब जो पाकिस्तान में है तो आप फॉर एग्जांपल यूरोपियन लॉ नहीं पढ़ते पाकिस्तान में। अच्छा। इंग्लैंड में यूरोपियन लॉ एक कोर मॉड्यूल है। इसलिए अगर आपकी पाकिस्तान के LLB, सपोज ये एक एग्जांपल है, यूरोपियन लॉ का मॉड्यूल नहीं है तो आपका क्वालिफाइंग लॉ डिग्री नहीं है। अगर आप यहाँ से LLM के लिए चले जाते हैं
तो वो कोर मॉड्यूल आपका LLM से पूरा नहीं होता। उसके लिए आपको एक दूसरा कोर्स करना पड़ेगा जिसको GDL बोलते हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान से LLB किया है तो आप LLM नहीं, अगर आप बार करना चाहते हैं या BTC करना चाहते हैं, आप LLM नहीं करेंगे, आप GDL करेंगे। GDL में आपको वो सारे कोर मॉड्यूल्स 1 एकेडमिक ईयर या 1 साल में या 8 महीनों में पढ़ाए जाते हैं। जब आप वो क्लियर कर लेंगे तब आप एलिजिबल हो जाते हैं BTC के लिए। सर इसके बारे में लोग इसके ड्यूरेशन के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। ड्यूरेशन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से जो जाते हैं या इंडिया से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं या सिंगापुर से आते हैं, उनके लिए ड्यूरेशन यू हैव टू डू इट इन 1 ईयर। 1 ईयर। ऑन द अदर हैंड जो उनके लोकल स्टूडेंट्स हैं वो 2 साल में भी कर सकते हैं पार्ट टाइम कोर्स करके। लेकिन फॉर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इट हैज़ टू बी 1 ईयर। पार्ट टाइम कोर्स उनके लिए अवेलेबल नहीं होता, उन्होंने 1 साल में ही करना होता है। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि बार प्रोग्राम जो है बहुत रिगरस है, बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, टाइम कम होता है, इसमें इट्स वेरी कॉमन कि आपके कुछ एग्ज़ाम्स पहले अटैम्प्ट में पास ना हो तो वो आप सेकंड अटैम्प्ट में दे सकते हैं। उसके लिए शायद उस पर 4 महीने 6 महीने नेक्स्ट अवेलेबल एग्ज़ाम्स की जो डेट्स होते हैं आप उसमें दे दें, तो वो एक है कि आप 1 साल से एक्सटेंड कर जाएं। लेकिन फॉर्मली इंटरनेशनल स्टूडेंट ने 1 साल में करना होता है और जो लोकल स्टूडेंट हैं उनके साथ ऑप्शन, उनके लिए ऑप्शन होती है या 1 साल या 2 साल में पार्ट टाइम। सर लेट्स सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ने बारटला किया हुआ है, एक ने नहीं किया हुआ है, तो आपके ख्याल में इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? क्या देखिए, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो अगर आपने बैरिस्टर बनना है या कोर्ट्स में अपेयर होना है तो आप यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपने तो बार लॉ करना है। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने, अगर हम उनमें कंपैरिजन करें, एक लोकल जिसने LLB किया है और बार नहीं किया, और एक वो स्टूडेंट है जो LLB करके या एक्सटर्नल प्रोग्राम करके या इंग्लिश LLB करके बार करता है, उनमें क्या फ़र्क है? उनमें मेरे ख्याल में जो फ़र्क वाज़िया है वो ये है कि एक तो LLB एक एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, बार जो है वो एक वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो प्रैक्टिकल क्वालिफ़िकेशन है। बार में आपको सारे वो स्किल्स सिखाए जाते हैं जो आपको प्रैक्टिस में जिनकी ज़रूरत होगी। लेट्स सपोज आप क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, ये आपको बार में सिखाया जाता है, इस पे आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। ये आप एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस में नहीं पढ़ते, ना आप LLM में पढ़ते हैं और या सीखते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल जो है और जो ज़्यादातर वकीलों के लिए ज़रूरी होती है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ द एडवोकेसी। आपकी कोर्ट के अंदर की वकालत, वो आप LLB या LLM में नहीं सीखते, वो आप सीखते हैं बार लॉ में सीखते हैं। आपने एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे करना है वो आप LLB में नहीं सीखते, वो आप बार लॉ में सीखते हैं या LLM में भी नहीं सीखते। आपने वहाँ आर्ग्यू कैसे करना है वो आप LLB में नहीं सीखते या LLM में नहीं सीखते, वो बार लॉ में सीखते हैं। आपने विटनेस को एग्जामिन कैसे करना है और जिस तरह हम बोलते हैं जरा क्रॉस एग्जामिनेशन, वो किस तरह का, वो आपको बार में सिखाया जाता है। आपको लीगल ओपिनियन बार में सिखाई जाती है कि कैसे लिखनी है, उसके खदुखाल क्या होते हैं, आपने रिसर्च कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आप LLB में नहीं सीखते, आप बार में सीखते हैं। तो अगर हम दोनों स्टूडेंट्स को कंपेयर करें, जिसने बार किया हो जिसने नहीं किया हो, मेरे ख्याल में तकरीबन 5-6 साल का अरसा लगता है इन चीज़ों को मास्टर करने में। अगर एक बंदे ने बार नहीं किया, यहाँ प्रैक्टिस और इंटर्नशिप से अगर वो सीखता है और बार में वो आपको 1 साल में रेगुलरली सिखाया जाता है। अच्छा सर, जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट स्टूडेंट थ्रू स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं? इट इज़ येस। सो कौन सी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है बार लॉ में? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एज सच स्कॉलरशिप्स नहीं है बार के लिए। अच्छा। LLM की काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन बार के लिए नहीं। हाँ, बार लॉ के लिए ये ज़रूरी है कि आपने LLB कर ली है या जिस टाइम आप LLB के स्टूडेंट होते हैं, आपको इट्स मैंडेटरी कि आपने मेंबरशिप लेनी है वन ऑफ द इंस।
जो 4 इन्स हैं, एक लिंकन्स इन है, एक मिडिल टेम्पल है, इनर टेम्पल है और ग्रेज इन है। इनमें से एक की आपने मेंबरशिप लेनी होती है। जब आप इनकी मेंबरशिप ले लेते हैं फिर आप बार कोर्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। अब आपको एडमिशन मिल गया है बार कोर्स में, लेट्स सपोज, फिर जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो ये इन प्रोवाइड करती हैं, इनके अपने फंड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप लिंकन प्रोवाइड करती हैं। आई थिंक लास्ट ईयर उन्होंने 1.8 मिलियन पाउंड के कितने के स्कॉलरशिप दिए हैं, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी वेबसाइट पे है। तो स्कॉलरशिप के लिए आप उनके लिए अप्लाई करते हैं। वो इवन GDL के स्कॉलरशिप भी देते हैं, लिंकन GDL की स्कॉलरशिप भी देते हैं और बार की भी। उसके लिए आपको आई थिंक मई तक उन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। लिंकन GDL के स्कॉलरशिप सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो प्रैक्टिस वहाँ करने की नीयत से बार करते हैं इंग्लैंड में। अगर आपकी नीयत ये नहीं है कि अब मैं वहाँ प्रैक्टिस करूँगा, आप वापस आपने आना है, तो फिर वो स्कॉलरशिप्स आपको नहीं देंगे। तो सिर्फ स्कॉलरशिप इन्स की होती है, बाकी एज सच स्कॉलरशिप नहीं होती बाकी। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा सर एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा बात करते हैं। आजकल क्या रेट चल रहा है, मतलब अगर समवन वांट टू गो फॉर बारेटला कितना खर्चा लगता है? अगर इसके साथ ही मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आपने एक्सटर्नल प्रोग्राम किया है, UK का LLB एक्सटर्नल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, तो आपको डायरेक्टली बार में एडमिशन मिलता है, विच मीन्स के आपने डिग्री यहाँ से की, बार में एडमिशन लिया, उनकी फ़ीस भी पे की, उस साल के एक्सपेंसेस एंड बॉब योर अंकल, ये आपका बार हो गया। लेकिन तो लेट्स इस पे कितना खर्चा आता है, अब ये क्वेश्चन है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था, 20,000 पाउंड तक सिर्फ फ़ीस होती थी। और अगर आप लंदन के एवरेज लगा लें तो 10,000 12,000 पाउंड आपका सालाना वहाँ का रहन सहन का ख़र्चा होता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 30,000 पाउंड 32,000 पाउंड आपके लगने हैं। लेकिन इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की है BPTC कोर्स की, जो अब बार ट्रांसफ़र कोर्स हो गया है। और आजकल आई थिंक इसका ख़र्चा जो है वो 14,000 है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, आप लंदन में कर रहे हैं या लंदन से बाहर कर रहे हैं। अगर आप लंदन में कर रहे हैं, लंदन के लॉ स्कूल में, तो आपका ख़र्चा ज़्यादा है, फ़ीस ज़्यादा है। अगर लंदन से बाहर लॉ स्कूल में कर रहे हैं तो उसका ख़र्चा कम है। अब तो एक साल में आपका 30-32,000 पाउंड का ख़र्चा होगा। अब इसको आप एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा कि कितना बनता है। लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने एक्सटर्नल प्रोग्राम किया है LLB का या इंग्लैंड से LLB की है। वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में LLB करते हैं उनके लिए एक साल का एक्स्ट्रा खर्चा है, और वो क्या है, उन्होंने GDL भी करना है, बारेटला बाद में करना है, फिर एक साल बाद बारेट लॉ के लिए वो एलिजिबल हो गए, और इन 2 साल के एक्सपेंसेस और इन 2 साल की फ़ीस, तो उनका खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। पाकिस्तानी रुपये में अगर आप बताना पसंद करेंगे तो कितना है, लेट्स सपोज पाकिस्तानी रुपयों में? Yes. पाकिस्तानी रुपयों में आजकल एक्सचेंज रेट तो मेरा ख्याल में 300 समथिंग का है। तो ये तो 1 करोड़ से सिर्फ एक साल का मेरे ख्याल में 80 लाख तक तो होगा ही होगा, 80 लाख। अच्छा, तो अगर कोई स्टूडेंट सर वहाँ पे बारेटला भी करते तो साथ में काम वगैरह कर सकते हैं उधर? एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। बारेट लॉ, एक इसमें 2 बातें हैं। एक तो आप एलिजिबल होते हैं कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन 20 घंटों से ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, 20 घंटों, लेकिन बारेट लॉ इतना रिगरस कोर्स है कि आपके पास टाइम नहीं होता काम करने का। LLB में, LLM में तो फिर भी आप टाइम निकाल के कर लेते हैं, लेकिन बारेट लॉ इज़ अ वेरी रिगरस कोर्स। इट tries your skills, every skill possible to the maximum extent। तो उसमें मुश्किल हो जाता है काम, और 20 घंटों में आप कितना कर लेंगे? आप फीस के, आप रहन सहन भी, अपना अकोमोडेशन का खर्चा भी नहीं निकाल सकते। लेकिन मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो सर ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ बार ट्रांसफ़र कोर्स और इज इट इक्विवेलेंट टू बारेटला? PTC और बारेटला के जो दरमियान कंपैरिजन है। इसका भी काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस है यहाँ पे। बारेट लॉ तो आप LLB कर लिया आपने, और नाउ यू वांट टू बिकम अ बैरिस्टर, तो आप बारेट लॉ कोर्स करते हैं, ठीक है।
पूरा रेगुलर कोर्स होता है, तकरीबन 13 to 14 मॉड्यूल्स होते हैं, उस सारों के एग्ज़ाम्स देने उसके पहले सीखना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। उसके बाद आपको साथ ही साथ में, हाँ बाय द वे, जब आप ये कोर्स कर रहे होते हैं तो आपने सेशंस लेने होते हैं, क्वालिफाइंग सेशंस आपके अपने इन्स में। मैं फॉर एग्जांपल आई वाज पार्ट ऑफ द लिंकन्स इन, तो मैंने लिंकन्स इन में लिए तो आई थिंक 12 सेशंस होते हैं। 11 आपने अपने कोर्स के दौरान कंप्लीट करने होते हैं, और लास्ट सेशन 12वां जो होता है वो आपका कॉल का सेशन होता है। तो अब आपने ये सेशंस कर लिए, राइट। अब इस सेशंस जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, आपका बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप बार एट लॉ कंप्लीट कर लेंगे। बार ट्रांसफ़र टेस्ट में क्या होता है? बार ट्रांसफ़र टेस्ट में ये होता है कि अगर वो बेसिकली ये है कि बाहर मुल्क का एक वकील अगर इंग्लैंड में राइट ऑफ ऑडियंस लेना चाहे, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है किसी और जुरिस्डिक्शन में, वो बार स्टैंडर्ड बोर्ड को एक दरख्वास्त देता है कि मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, और उसकी बेसिस पे आप मुझे वहाँ, मेरी इस एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप मुझे वहाँ अपेयर होने की इजाज़त दें। बेसिकली कॉन्सेप्ट बार ट्रांसफ़र टेस्ट का ये है। सो फॉर एग्जांपल आपने 3 साल यहाँ प्रैक्टिस की है, अब आप इंग्लैंड शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे आप बार स्टैंडर्ड, आप कह रहे हैं कि आप मैं वहाँ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और वो भी कोर्ट अपेयरेंस करना चाहता हूँ, तो आपको वहाँ बार स्टैंडर्ड बोर्ड को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आप मुझे इजाज़त दें। उस एप्लीकेशन काफ़ी सब्सटैंटिव एप्लीकेशन होता है, काफ़ी लेंथी एप्लीकेशन होता है। उसमें आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है कि मैंने क्या क्या चीज़ सीखी है अपनी एक्सपीरियंस से, जो वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक वो आपको काफ़ी एग्ज़ाम्स से एग्जामेशन दे देते हैं, कुछ कोर एग्जामेशंस नहीं देते, वो एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे अपेयर हो सकते हैं। तो बार ट्रांसफ़र टेस्ट इज़ बेसिकली जब आप वहाँ राइट ऑफ एक्सपीरियंस वकील है और वहाँ राइट ऑफ ऑडियंस चाहता हो, तो इन प्रैक्टिस इट्स नॉट द सेम। एक स्टूडेंट के लिए एक रिगरस कोर्स से गुजरना 1 साल के लिए, और हर मॉड्यूल पे उसको ट्रेन कराना, सीखना और फिर उस एग्ज़ाम देना, इट्स मोर रिगरस। और बार ट्रांसफ़र टेस्ट इज़ व्हाट यू ऑलरेडी लर्नड in as your advocate in outside jurisdiction, and then you want to go and practice in England. ये डिफरेंस है। अगर मुझसे कोई पूछेगा प्रेफर कौन सा करेंगे, दो काफ़ी काबिल वकील होते हैं, वो बार ट्रांसफ़र टेस्ट दे देते हैं, दे हैव अ राइट टू अपेयर इन दोज जुरिस्डिक्शंस। आई वुड एडवाइज एवरीवन, अगर जिनके पास एक्सपेंस हो, कि वो पूरा कोर्स करें, बार ट्रांसफ़र कोर्स करें, और बार ट्रांसफ़र टेस्ट को एज अ लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करें। अच्छा सर, ये जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम है, ये है क्या चीज़, क्योंकि आप खुद इसका एक हिस्सा भी रह चुका है और एज अ कोऑर्डिनेटर भी आपने काम किया हुआ है, तो आप क्या बताना पसंद करेंगे? सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप प्रोग्राम आई थिंक इट्स वन ऑफ अ काइंड इन पाकिस्तान। 2010 में स्टार्ट हो चुका है। 2010 से स्टार्ट हुआ है, और ये उस मॉडल पे बना था। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में भी क्लर्कशिप प्रोग्राम है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में तो इट्स मोर स्ट्रक्चर्ड, बहुत पुराना भी है। वहाँ पे तो एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के साथ आई बिलीव 4 क्लर्क्स होते हैं, और जो उनको केसेस में प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी उसी मॉडल पे 2010 में स्टार्ट हुआ था। 2014 से आई थिंक बहुत स्ट्रक्चर्ड हुआ, और फिर एडवर्टीजमेंट आना शुरू हुई। बेसिकली काम ये होता है कि एक क्लर्क का, कि वो पहले तो ये एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपके डिग्री पे, इट्स बेसिकली इनकरेज, दे आर ट्राइंग टू इनकरेज फ्रेश ग्रेजुएट्स। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपने लिया हो तो वो बेहतर है। आपके अगर डिग्री पे 2 साल से ज़्यादा गुजरे हों तो यू नॉट एलिजिबल। आई थिंक एज भी एक है, अगर 30 से आपकी एज ज़्यादा हो तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर इसके अंडर है देन यू कैन अप्लाई। अब आप अप्लाई करते हैं, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। मेरे टाइम पे तो इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम। दे टेक द बेस्ट फ्रॉम द कंट्री। वहाँ पे
आप एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने अपनी लीगल राइटिंग स्किल्स शो करनी होती हैं, वो जो बेसिक होता है मेन, अपने पर्सनल स्टेटमेंट देना होता है। वो एप्लीकेशन जब आप सबमिट कराते हैं उसकी स्क्रूटनी होती है, वो स्क्रूटनी होने के बाद शॉर्टलिस्टिंग होती है, शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपके पास लेटर आता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में आपको बेसिकली 2 जजेस इंटरव्यू करते हैं, एक भी हो सकता है लेकिन कमेटी 2 जजेस की होती है, वो आपको इंटरव्यू करते हैं और फिर अगर आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाए देन आपको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। 1 ईयर का जो कि फिर एक्सटेंडेबल होता है अगर जज साहब चाहें और आप भी चाहें। अगर एक भी ना चाहे तो नहीं हो पाता। Is it paid? It's paid, yes. हमारे टाइम पे the stipend was 60,000 per month और आजकल I believe it's 90,000 per month. अच्छा। तो सर अगर एक स्टूडेंट है, फ्रेश ग्रेजुएट है, लेट्स से समवन वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर क्लर्कशिप प्रोग्राम, तो क्या ऐसी स्किल्स है कि उस पर काम करना चाहिए उसको, क्या एडवाइस करेंगे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये इस चीज़ पे लोग ध्यान नहीं देते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ काम करना होता है, तो आपको वो जहन में रख के अपने एप्लीकेशन और स्किल्स बढ़ाने होते हैं, जो कि आपको डिग्री में मिलते भी हैं, कि आपको थोड़ा ज़्यादा पॉलिश करने पड़ते हैं। अब वहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, रिसर्च, लीगल रिसर्च करनी पड़ती है, आपको वहाँ पे और टॉपिक्स पे रिसर्च करनी पड़ती है जजेस के लिए, आपको थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना पड़ता है इफ़ द जजेस वांट। आपको फैक्ट शीट्स बनाने पड़ते हैं, आपको केस, आप समटाइम्स आपको ओपिनियन लिखने पड़ते हैं जजेस के लिए, कि इस केस में वो आपको एक टॉपिक दे देते हैं, प्रोपोजिशन दे देते हैं कि इस पे मेरे लिए केस लॉ लाओ या ओपिनियन लिखो। तो जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल अगर आप पसंद हो ना पसंद, हमारा लीगल सिस्टम जो है वो मोस्टली इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होने चाहिए। और आपकी एप्लीकेशन से, आप जो एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं उससे ये कुछ चीज़ें वाज़िया होनी चाहिए। एक कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है, दूसरा कि आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छे हैं, तीसरा कि आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। उसका मतलब क्या है कि आप फैक्ट्स को समझते हैं और लॉ को समझते हैं और उस लॉ को फिर फैक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ एप्लीकेशन से देखी जाती है और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन उन ग्रेजुएट्स को थोड़ा सा एडवांटेज होता है जिन्होंने थोड़ा बहुत इन 2 साल में या कम वक्त में एक्सपीरियंस लिया हो, तो बेहतर यही होगा जो आजकल स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें। वो एक तो जब भी उनको टाइम मिले, समर वेकेशंस में, विंटर वेकेशंस में, वो अच्छे फर्म्स, नोन फर्म्स में जाके इंटर्नशिप्स करें, वो एक्सपीरियंस लें और वहाँ जेन्युइन एक्सपीरियंस लें, और फिर जब वो अपनी सीवी बनाए तो उसमें लिखें कि मैंने वहाँ क्या सीखा है। अच्छा, क्लीशेज नहीं, हर कोई जो लिखता है कि बस ये भी किया है वो भी किया है, उन एक्चुअली एग्जाम्पल्स के साथ लिखे कि मैंने ये चीज़ सीखी है। रिसर्च सीखे, रिसर्च करे, कोर्ट रूम एक्सपीरियंस ले, और ऑब्वियसली इफ़ यू हैव गुड ग्रेड्स दैट हेल्प्स। तो अगर आपने ये चीज़ें जहन में रख के अपनी एप्लीकेशन बनाई है तो आपके बहुत चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो। सर इसके सीट्स पे थोड़ा सा बात करते हैं, कितनी मतलब क्वांटिटी में इसके सीट्स होते हैं, फिर अप्लाई का तरीक़ाकार क्या होता है? लेट्स से एक स्टूडेंट है पंजाब से है, एक केपी से है, एक सिंध से है, तो इसके दरमियान फिर कंपैरिजन किस तरह होता है? क्या स्पेसिफिक कोटा सीट्स है या ओपन कंपटीशन है? इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? पहले बात तो हमने 2 सवाल किए कि कितनी सीट्स हैं, और दूसरा कि वो अप्लाई कैसे करते हैं। सीट सुप्रीम कोर्ट की जो अभी स्ट्रेंथ है, अभी पूरी तो नहीं है, कोई एलिवेशन होनी है, लेकिन फुल स्ट्रेंथ पे जब सुप्रीम कोर्ट होता है तो 17 जजेस होते हैं। अभी 15 है। अभी 15 है। 17 जजेस के साथ एक लॉ क्लर्क होता है। अच्छा। हर किसी को एक असाइन किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 17 वैकेंसीज होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 1 साल के लिए होता है, 1 साल एक्सटेंडेबल होता है। तो अगर
लेट्स सपोज कमिंग ईयर वो देखेंगे कि किस लॉ क्लर्क के 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक वैकेंसी आ जाती है। इसके अलावा अगर जिसने 1 साल किया है और वो 1 साल एक्सटेंड नहीं कर रहा या जज साहब एक्सटेंड नहीं कर रहे, तो वो भी वैकेंसी आ जाती है। एवरेज जो है, एवरेज वैकेंसीज मेरे ख्याल में 9 to 11 वैकेंसीज एवरी ईयर निकल आती हैं। अब ये के तरीक़ेकार क्या है और ये रीजनल डाइवर्सिटी को देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। मेरे टाइम पे तो हमारे इंस्ट्रक्शंस थी कि ये देखना चाहिए। जेंडर डाइवर्सिटी भी देखते हैं और रीजनल डाइवर्सिटी भी देखते हैं। लेकिन फिर इंटरव्यू में वहाँ पे तो आप चले जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में फिर आपको जजेस को कन्विंस करना होता है अपने स्किल से। एप्लीकेशंस नॉर्मली जून जुलाई अगस्त में एडवर्टाइज होती हैं और फिर महीने का तकरीबन टाइम दिया जाता है अप्लाई करने को। इसमें आप, मुझे जितना टॉप ऑफ द हेड याद है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आईडी कार्ड, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, अगर आपके पास रेफरेंसेस 2 रिक्वायर्ड होती हैं, एक टाइम पे 3 थी लेकिन आई थिंक 2 रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होती हैं। आपका लीगल राइटिंग सैम्पल हमारे टाइम पे रिक्वायर्ड होता था, लेकिन अब मेरे ख्याल में उन्होंने वो फॉर्मेट थोड़ा बदल दिया है और वो आपको एप्लीकेशन में क्वेश्चंस देते हैं और वो आपने आंसर करने होते हैं। वो बेसिकली लीगल राइटिंग ही होती है, आपने प्रॉब्लम क्वेश्चंस या लीगल प्रपोजिशंस पे लिखना होता है। उसके थ्रू आपने फिर, जिस तरह मैंने अर्लियर कहा, कि आपने डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि आपके रिसर्च स्किल्स अच्छे हैं, आपके क्रिटिकल स्किल्स अच्छे हैं, आप फैक्ट्स को अच्छी तरह ग्रास्प कर सकते हैं और फिर उस पर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपने उस थ्रू शो करना होता है। ये एक एप्लीकेशन पैक आप बनाते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट एडमिन सेंड कर देते हैं, फिर आप उसकी स्क्रूटनी होती है और आपके पास लेटर आता है। ओके सर, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, बीइंग अ बैरिस्टर, आप कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं इस प्रोग्राम के, तो आप क्या बताना पसंद करेंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट है, जो लॉ स्टूडेंट्स है, इसके लिए आप क्या मशवरा देना पसंद करेंगे? देखिए, अगर मैं इस सवाल को सही तरह समझा हूँ तो आप कहना चाहते हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप प्रोग्राम के बारे में मेरी क्या एडवाइस होगी, और दूसरा मैं बारट लॉ को कैसे देखता हूँ लोगों के लिए। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप प्रोग्राम का आंसर कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप प्रोग्राम जो है, आई थिंक वो आपको वो एक्सपीरियंस देता है आपके करियर के शुरू में जो आप बाद में नहीं ले सकते। वो इतना इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है जो आपके साथ रहता है आप पूरे आपके करियर में, और जो जंप स्टार्ट वो आपको देता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ लीगल अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बाद में करियर में नहीं मिलेगा। सो फॉर इंस्टेंस, हम जब थे उस टाइम पे पानामा, इनफेमस पानामा स्टार्ट हो गया था, उसमें हमको इट वाज वेरी कॉन्फिडेंशियल केस था, बहुत बड़ा केस था। वी वर वर्किंग ऑन इट एंड we were working with the Supreme Court judges. It was right in front of us. I could not have gained that experience anywhere else. वो मुझे वहाँ से मिला। अब ये तो I'll recommend everyone to at least try and apply for this program. बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और and you working with the best minds in the country. सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ आप डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं। इससे बेहतर मौका एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए हो या यंग लॉयर के लिए क्या होगा। तो आई विल रिकमेंड एवरीवन, कीप इट इन माइंड व्हाइल यू आर डूइंग योर डिग्री। इस पर फोकस रखें, इसके लिए अपना एप्लीकेशन बनाएं, अपनी स्किल्स बनाएं, एकेडमिक्स पे तवज्जो दें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे तवज्जो दें, और उसको जहन में रखें कि मैंने इसके लिए अप्लाई करना है, तैयारी करें। जहाँ तक बार का है, यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ या लोग हैं या सेक्टर्स हैं जो अंडरमाइन करते हैं बार को। आपने शायद सुना हो, एक बहुत कॉमन जो होता है, अगर आपको कोई डिस्करेज करेगा बार से तो कहेगा यार डिग्री नहीं है,
ये एक डिप्लोमा है. Nobody claims कि it's a degree. ये एक डिप्लोमा है, लेकिन उस डिप्लोमे में, 1 साल के डिप्लोमे में जो आप सीखते हैं वो इनवैल्यूबल है. बहुत ज़्यादा सीखते हैं. आपको LLM एक डिग्री होती है, लेकिन जो वो चीज़ जो आप बार में सीखते हैं वो आप LLM में नहीं सीख सकते. अगर आपने प्रैक्टिस करना है, आपने वो बार में ही सीखना है. वो आपने जैसे मैंने अर्लियर कहा, एडवोकेसी आप बार में ही सीखेंगे. क्लाइंट के साथ कॉन्फ्रेंस करना आप बार में ही सीखेंगे. ओपिनियंस लिखना, राइटिंग आप बार में ही सीखेंगे. ड्राफ्टिंग आप बार में ही सीखेंगे. हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर एक इंडिजिनस इस तरह कोर्स होता तो मैं शायद रिकमेंड करता कि वो करें, लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं है और उस स्टैंडर्ड का तो बिल्कुल नहीं है. तो बात तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी के पास एक्सपेंस है, दे कैन डू इट, दे शुड डू इट. उसके अलावा एक और चीज़ है, बार में तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर और लीगल चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन जो 1 साल आप इंग्लैंड के सिस्टम में गुजारते हैं उसमें आप काफ़ी प्रोफेशनलिज्म भी सीख जाते हैं. तो स्टूडेंट जो ब्राइट है, जो लॉ परस्यू करना चाहते हैं और प्रैक्टिस परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बार इज़ रिकमेंडेड. मैं तो करूँगा रिकमेंड. डिफरेंट व्यूज़ हैं, बट हम एक और वजह भी है, हमारे पाकिस्तान में मेंटरशिप का प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. इंग्लैंड में मुझे याद है, अगर लॉ सोसाइटी है या बार स्टैंडर्ड बोर्ड है, जब एक चैम्बर में नया प्यूपिल जाता है इंग्लैंड में, या लॉ फर्म में एक ट्रेनी जाता है, तो लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड और बार स्टैंडर्ड बोर्ड दे सुपरवाइज इट. उनकी सुपरवाइज़र से बाकायदा अपडेट ली जाती है कि इसने क्या किया है, राइट. अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ यहाँ पे नहीं है. वो चीज़ आपको फिर जाके बार में, वो सुपरविजन तो नहीं, लेकिन वो ट्रेनिंग आपको फिर बार में. कहने का मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं. मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, अगर एक्सपेंस का इशू ना हो. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम. बहुत शुक्रिया.